बेनकाब किस्त नंबर 43। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। यहाँ से फारिग होकर मैं किरण की जानिब जाना चाहता था, लेकिन इस सिलसिले में जब मैंने घर फ़ोन किया तो अजीत ने कहा कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैंने किरण से मुआवज़त करने के लिए इसे फ़ोन किया तो इसने भी तकरीबन इसी तरह का जवाब दिया। आप इस बात पर क्यों इसरार कर रहे हैं कि हम आपका तासुर ख़राब हो जाए? किरण ने मेरी मसरूफियत के बहाने का बुरा मानते हुए कहा, लेकिन मुझे शायद कुछ ज़्यादा देर हो जाए। इसके बावजूद हम यही कहेंगे कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ वो भी इंतज़ार करेगी जो कल न आने पर शर्मिंदा है। किरण ने मुझे मज़ीद लालच देते हुए कहा, चलें, इसका वादा है कि मैं चाहे जिस वक्त भी फारिग हूँ आपकी जानिब ज़रूर आऊँगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। मैंने मैडम के नाम से पहचाने जाने वाली किरण से कहा था, सिकंदर, हम ख्वाब देखने के आदी नहीं हैं, इसलिए ये भी जानते हैं कि हम अपना अच्छा वक्त गुजार चुके हैं और अब हमारी हैसियत सिर्फ 12वें खिलाड़ी की तरह है। किरण वही कुछ कह रही थी जो ज़माने ने इसे समझाया था, लेकिन मेरे लिए वो एक मुख्तलिफ हैसियत रखती थी। रेहाना से इंतकाम के सिलसिले में वो बुनियादी रोल अदा कर सकती थी। मैंने अपनी शर्त बता दी है। किरण की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, अब तुम इस बात पर क्यों इसरार कर रही हो कि मैं तुम्हें वो समझूं जो तुम नहीं हो? मैंने बदस्तूर अपना लगावट वाला अंदाज जारी रखा। ठीक है, आपका इसरार है तो वही होगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब ये ख्वाब टूटेगा तो हमें अफसोस जरूर होगा। किरण ने अजीब से लहजे में कहा, हिंदुस्तान के करोड़पति सेठ यही समझते रहे कि मैं कोई अहम सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसे जब मैंने पलटकर मीटिंग में वापस आया तो एक सेठ बोला, अब आप बोलोगे कि आपको एक ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन हम भी आपको बता दें कि हम इस तरह आपको जाने नहीं देंगे। मुझे भूख बहुत ज़ोर की महसूस हो रही है और मैं खाना खाए बगैर कभी भी नहीं जाऊँगा, मैंने जवाब दिया था। इसके साथ तमाम अफराद खाने की मेज़ों की जानिब चल पड़े थे। खाना इस तरह का था जिस तरह सरमायादारों की महफिल में होना चाहिए, लेकिन खाया भी इसी तरह जा रहा था जिस तरह से बिजनेस डिनरों में खाया जाता है। मुख्तलिफ अफराद अपने अपने मसाइल पर मुझसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैं इनसे एक ही बात कह रहा था, आप कांति से राब्ते में रहें, और जैसे मुझे ज़रा भी फुर्सत हुई मैं कांति के ज़रिए आपका पैगाम भिजवा दूंगा कि हम कब और कहाँ मुलाकात कर रहे हैं। अजीत से मिलने से ज़्यादा मुझे किरण से मुलाकात करने की ख्वाहिश थी, ताकि मैं बराह रास्त इससे रेहाना के मसले पर बात कर सकूँ। मुझे इसकी मदद चाहिए थी और मेरा ख्याल था कि वो पैसे लेकर कोई भी काम कर सकती है। हद इम्कान तेज़ी दिखलाने के बावजूद मैं निस्फ शब के लगभग घर पहुंच सका, जहां अजीत मेरा इंतज़ार कर रहा था। खैरियत तो है, मैंने घर में दाखिल होते हुए कहा था। किसी हद तक इसने भी गोलमोल जवाब दिया था। फिर वो अपने सामने बिठा कर देखता हुआ बोला, आप कपड़े तब्दील कर लें, फिर इत्मीनान से बात कर लेंगे, मुझे अब फिर वापस भी जाना है। इस वक्त इसकी नज़रें घड़ी की जानिब उठ गई। अगर तुम ये ना कहते कि तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी है तो मैं कभी भी वापस नहीं आता, मैंने सोफे पर नींदराज होते हुए कहा। कि जल्दी में आप? अजीत ने मुझे उजलत में देखकर पूछा। नहीं, इतना तो फारिग हूँ, और अगर तुम कहोगे तो ना जाओ तो ये भी हो सकता है कि मैं ना जाऊँ। मैंने एक जुआ खेला था। बहुत मुमकिन था अजीत मरोवत में ये भी कह देता कि फ़िलहाल गुफ्तगू का इरादा मुलतवी कर रहा है, और ऐसा ही हुआ। मैं माजरत खा हूँ, आपको मेरी वजह से मीटिंग छोड़कर आना पड़ा। वो समझ रहा था कि मैं किसी सियासी मीटिंग से आ रहा हूँ और मुझे वापस वहीं जाना है। तुम कहो तो क्या मसला है? मैंने मरोबतन इसरार किया। बात ऐसी नहीं कि मैं उजलत में कर सकूं। कुछ कुछ तो मुझे भी अंदाज़ा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैंने अपने शुबे की तस्दीक करने के लिए अंधेरे में तीर फेंका था और अजीत चौंक कर मुझे देखने लगा था। इर्तिका के बारे में अजीत जिस अंदाज में जिक्र कर चुका था, इसलिए बहुत सी बातें मेरे जहन में वाज़ेह हो चुकी थीं। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे मसले तक पहुंचा ठीक हूं तो मुझे ज़्यादा तुम्हें किसी और से बात करनी चाहिए। मैंने बात वाज़ेह तौर पर नहीं कही थी, लेकिन फिर भी अजीत इस फिक्रे को समझ सकता था। किससे? इसने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। खुद उससे। मैंने इसे मज़ीद उकसाने की कोशिश की। मैं ये भी करके देख चुका हूँ, इसने सर झुकाकर कहा। कब? मैंने सवाल किया। अपनी दिल्ली आमद के 4-5 घंटे बाद, जब हमें तन्हाई का पहला मौका मिला था, बल्कि मैंने इससे कहा था कि मुझे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अजीत के लहजे की उदासी को भांपते हुए मैंने पूछा, फिर क्या जवाब मिला था? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अगरचे अजीत का चेहरा सब कुछ बता रहा था कि इर्तिका ने क्या जवाब दिया होगा। इसने साफ इनकार कर दिया। अजीत का लहजा मजीद बरहम हो गया था। वजह क्या बताई? मजहब? मैंने इसे गुरेदने की कोशिश की। नहीं, वो कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने वजह तो दरियाफ्त की होगी। मैंने मजीद कुरेदा। मैंने इससे कहा था कि अगर मजहब इसके इनकार की वजह बन रहा है तो मैं। अजीत बोलते हुए रुक गया। मैंने कहा, इसका मतलब है तुम अपना मजहब भी तब्दील करने के लिए तैयार हो?
अजीत ने इस बात में सर हिला दिया। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। इसके बावजूद इसने अपने इनकार को इकरार में तब्दील नहीं किया। इस पर तो वो और ज़्यादा भड़क गई थी। अजीत के लहजे में मायूसी और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। वो चंद लम्बे को रुका, फिर बोलने लगा। उसका कहना था कि जो शख्स एक लड़की की खातिर अपना खुदा बदल सकता है, वो किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए इस लड़की को छोड़ भी सकता है। बात में वजन तो है। मैंने अजीत की बात मुकम्मल ही करते हुए कहा, ये बात नहीं है। इसने मेरी बात की तरदीद करने वाले अंदाज में कहा, बल्कि इस फिक्रे के पीछे असल बात कुछ और है। असल बात? जी हाँ, असल बात यह है कि जो ही मैंने इससे कहा मैं इससे शादी करना चाहता, उसने फौरी तौर पर कह दिया कि वो किसी शराबी की बात पर एतबार नहीं कर सकती। अजीत की गुफ्तगू इर्तिका के नए जाविये को रोशनास करवा रही थी, इसलिए मैं मजीद दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया था। तो क्या तुम वाकई शराब पीते हो? मैंने सवाल किया। पीता था, इससे मेरी तस्हीह करते हुए कहा। दरअसल आखिरी बार मैंने और कदीर ने उस रोज़ शराब पी थी जिस रोज़ हम इर्तिका की नज़रों में आए थे। क्या मतलब? इर्तिका के घर वाले किसी शादी में गए थे, इसलिए हमने कदीर के कमरे में महफिल सजा ली थी। लेकिन हमारी किस्मत ख़राब थी कि इर्तिका की अम्मी देने वाला तोहफा घर भूल गई, जिसे लेने के लिए इर्तिका को घर वापस आना पड़ा और हम रंगे हाथों पकड़े गए। तो तुम्हें चाहिए था कि पहले इस बात की वजाहत करते कि तुम शराब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुके हो। न चाहते हुए भी मैंने इससे मशवरा दिया था। हालांकि दिली तौर पर मुझे खुशी हो रही थी कि इर्तिका ने अजीत को ठुकरा दिया था। मैं भी शायद यही करता, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ आए थे इससे चंद घंटे कबल ही मुझे मालूम हुआ था कि इर्तिका के लिए कोई रिश्ता आया है। अजीत ने अपनी उजलत की वजह बतलाते हुए कहा, इसमें बौखलाने की कौन सी बात है? लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते हैं, और इर्तिका जैसी लड़की के लिए अगर रोज़ एक रिश्ता आए तब भी हैरत की बात नहीं होगी। आप समझ नहीं रहे। अजीत को अभी अपनी बात पर इसरार था। डॉक्टर साहिब ने हुसैन रजा साहिब से इसका जिक्र किया था कि दिल्ली में और कामों के साथ वो लड़के से भी मिल लें, और मुनासिब हो तो वापसी में इसके बारे में डॉक्टर साहिब को अपनी राय से आगाह कर दें। तो क्या लड़का यहाँ दिल्ली में है क्या? मैंने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। किसी डिपार्टमेंट में इंजीनियर है, अजीत ने जवाब दिया। इर्तिका को इस बारे में मालूम है? मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो अजीत, मैंने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं मानता हूँ कि इर्तिका बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं है। अभी मैं यहीं तक पहुँचा था कि अजीत ने सर उठाकर मुझे देखा। ये आप कह सकते हैं सिकंदर साहिब, इसने भराए हुए लहजे में कहा, लेकिन अगर मुझे इर्तिका नहीं मिल सकी तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि खुद इर्तिका किसी और शख्स के बारे में सोच रही हो। मैंने टोलने के लिए पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसने पूरे एतमाद से कहा। ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर ऐसा होता तो मुझे ये बात ज़रूर मालूम होती। तुम इतने वसूख से ये बात किस तरह कह सकते हो? मैं बराह रास्त विजय का नाम लेने से कतरा रहा था, लेकिन अजीत इसके बावजूद अपनी बात पर डटा रहा। अगर इस तरह की कोई बात होती तो शायद कोई और ना जान सकता, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर मालूम होती। कि इसका पीछा करते रहे हो? मैंने तंगाकर पूछा। आप ये भी कह लें, लेकिन इर्तिका की हर हरकत का मुझे इल्म हो जाता है। अगर ऐसा कोई शख्स होता तो शायद अब तक। इसने कहते कहते खुद को अचानक रोक लिया। खैर छोड़े, ऐसा कोई शख्स जो वजूद ही नहीं रखता तो हम हवा में क्यों गुफ्तगू करें? इसने अपनी बात का रुख मोड़ते हुए कहा। विजय के बारे में क्या ख्याल है? आखिरकार मैंने वो नाम ले ही दिया जो अब तक नहीं लेना चाह रहा था। आप किसी गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। अजीत के लहजे का एतमाद विजय का नाम सुनने के बावजूद भी कायम था। हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन बहरहाल वो दोनों काफ़ी करीब हैं। मेरा मतलब है कि मैंने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया ताकि अजीत का रद्दमल देख सकूं, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसने पूरे एतमाद लहजे में कहा, इर्तिका और विजय में हमेशा वही रिश्ता है जो किसी भी माँ और बेटे और बहन भाई में हो सकता है। वो एक लम्हे को रुका, फिर बोलने लगा। मेरे ख्याल में माँ और बेटे वाला रिश्ता ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि हम सबका यही ख्याल है कि विजय के लिए इर्तिका के दिल में तमाम तर वही जज्बात हैं जो इसकी माँ के दिल में भी पैदा नहीं हो सकते थे। अजीत ने मुझे हैरत में डाल दिया था। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रहे हो? जी बिल्कुल, इस बार भी पूरे एतमाद से जवाब दिया। ऐसा कोई भी शख्स जो विजय या इर्तिका से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, इस तरह की किसी भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है, जैसी गलत फहमी का शिकार आप हुए। लेकिन मुझ जैसा कोई भी शख्स जो इन दोनों के बारे में एक एक बात का इल्म रखता हो, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अजीत ने मेरे शुबे को यकसर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन इर्तिका का विजय के लिए वालेहाना अंदाज और इसे बचाने के लिए सब कुछ झेल जाने वाला अंदाज ऐसा नहीं था कि मैं इसे नज़रअंदाज कर सकता। अजीत ने शायद मेरे चेहरे पर फैले हुए बेयकीनी के तासुरात से अंदाज़ा लगाया था कि मुझे इसकी बात का एतबार नहीं, इसलिए
اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ اب چونکہ یہ بات آپ سے چھپی نہیں رہی کہ وجے کے ماں باپ کون تھے، اس لیے آپ سے یہ بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ وجے کو کبھی کبھی بھی کسی محفل میں ویلکم نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ ارتقا اس پر مہربان نہیں ہو گئی۔ اجیت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے وجے سے ہم میں سے کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور شاید یہ بات آپ کے لیے باعث حیرت ہو کہ اس سے قبل وجے باقاعدہ ایک جرائم پیشہ گروہ سے وابستہ رہا ہے، جو جیب کاٹنے سے لے کر قتل تک کے معاملے میں ملوث بتایا جاتا تھا۔ تو تم لوگوں نے اسے محض ارتقاء کی وجہ سے قبول کیا تھا؟ میں نے اس کی گفتگو کو طول پکڑتا دیکھ کر مختصر کرنے کی غرض سے سوال کیا۔ ابتدائی طور پر اس کی وجہ صرف وہی تھی، لیکن بعد میں وجے نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی جگہ خود بنا لی تھی۔ اجیت کے جواب پر میرے ذہن میں ارتقاء کے وہ لفظ گونجنے لگے کہ اجیت وجے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور وجے اپنے خلوص کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس پر اندھا اعتماد کر رہا ہے۔ اگر بات ویسی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تب بھی یہ کچھ حیرت انگیز بات نہیں۔ میں نے وجے کے بارے میں اجیت کے نظریات جاننے کے لیے موضوع کو ایک نیا رخ دیا۔ شاید اس نے جواب دیا، لیکن جہاں تک حیرت انگیز سے ہونے کا تعلق ہے تو یہ وجے کی جانب سے زیادہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وجے، جس کا تعلیم سے تعلق صرف اتنا تھا کہ وہ کالج کا طالب علم تھا اور کس نے کس طرح پاس ہو جاتا تھا، ایک بہترین طالب علم ہونے کے طور پر سامنے آیا۔ اس نے تمام برے دھندوں کو ترک کر دیا، بری صحبت ختم کر دی، اور شراب و جوئے سے لے کر جیب کاٹنے اور بھتہ وصول کرنے تک کے تمام کام چھوڑ دیے۔ اور آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوئی ہو کہ اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اجیت یہیں تک پہنچا تھا کہ فون کی گھنٹی بج گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا، پھر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی کرن آپ کو یاد کر رہی ہے؟ ریسیور کان سے لگاتے ہی کرن کی آواز گونجی، ہم یہاں آپ کے انتظار میں سوکھ رہے ہیں اور آپ؟ نہیں کرن جی، مجھے بالکل یاد ہے، بس ابھی حاضر ہو رہا ہوں۔ کرن نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اپنی جانب کا ریسیور رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اجیت، فی الحال تو اس پر سوچتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حسین رضا صاحب سے بات کر لیں تو وہ اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اجیت نے مجھے کلو دیتے ہوئے کہا، چلو سوچتے ہیں کہ ان سے بات کرنا مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ میں اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ جو بات کرنے کے لیے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہی بات حسین رضا صاحب مجھ سے کر چکے ہیں۔ میں نے تجویز کے طور پر کہا، میرا تو خیال ہے کہ حسین رضا صاحب سے بہتر ہے کہ میں براہ راست ارتقاء سے بات کر لوں اور اس کے انکار کی بنیادی وجہ معلوم کر لوں، پھر دیکھتے ہیں ہم اس وجہ کو دور بھی کر سکتے ہیں نہیں۔ میں ارتقاء کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اجیت نے پرجوش لہجے میں کہا۔ قتل کر سکتے ہو؟ میں نے اس کے قریب جھک کر کہا، شاید نہیں۔ اس نے میرے پرسر رویے کو دیکھ کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے اکسانے کی غرض سے کہا، اور اجیت بغیر کچھ کہے حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ چلو فی الحال تم سو جاؤ، میں نے اس کے شانے تھپکتے ہوئے کہا، صبح اس پر بات ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے یا یہ کہ کیا ہو۔ میں نے اس مسکراتے ہوئے مخاطب کیا تھا، لیکن میرے لہجے میں غیر محسوس طریقے پر طنز آ گیا تھا۔ اگر کوئی فون آئے یا وجے کے گھر سے کوئی معلوم کرے تو میں کیا کہوں؟ پارٹی میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، میں نے اسے جھوٹ سکھلاتے ہوئے کہا۔ 4 مختلف جماعتوں کو ایک مستقل پارٹی بنانے کے لیے اس دوران کوششیں تیز تر ہو رہی تھی، اور مرار جی جو ان کوششوں کے سب سے بڑے حامی تھے، اس سلسلے میں پوری کوشش کر رہے تھے۔ اسمبلی میں جنتا پارٹی کی اکثریت تھی۔ جگ جیون رام وزارت عظمیٰ کی سیڑھی سے آنے کے بعد مرار جی کی کابینہ میں بطور وزیر شامل ہو گئے تھے، لیکن 4 جماعتوں کے اتحاد اور اس کے اتحادی جگ جیون رام کی کانگریس فار ڈیموکریسی نے ایک ایسی جماعت کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ وہ تو صرف اندرا کا خوف اور وزارتوں کا لالچ تھا کہ اس نے انہیں ایک دوسرے کے قریب رکھا تھا، ورنہ جتنا تضاد ان میں موجود تھا اس کے مطابق تو یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ سیاسی پنڈتوں کا کہنا تھا کہ ان سب کو جلد سے جلد ایک پارٹی کی شکل دے دی جائے تاکہ ان کے روابط جلد سے جلد ختم ہو سکیں اور سب ایک نعرے پر متفق ہو سکیں۔